तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है 27 अक्टूबर को। तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और प्रैक्टिस के तौर पे हम जो PYQs हैं जो लास्ट यूपी पीसीएस या अदर किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, लगभग 15 से 20 मिनट का ही वीडियो रखेंगे और इसमें आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मान के चलो कि अगर आपके पास अभी 3 महीने हैं, 26 ऑफ अक्टूबर को प्रीलिम्स है, तो अभी आपके पास लगभग 90 दिन हैं। तो 90 दिनों में अगर आप 15 से 20 मिनट में अगर आप 10 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अगर आप रोज़ करेंगे तो 90 डेज़ में आपके बनते हैं लगभग 900 क्वेश्चंस। अगर आपने 900 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, वो भी ऐसे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं, फिर चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो या किसी अदर पीसीएस में पूछे गए हैं। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने 900 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो आप यकीन मानिए कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो से कवर हो जाएंगे। मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन एक अनुमान है कि आपके 20 से 25 आपके एग्ज़ाम में आपको ऐसे लगेंगे कि ये तो हमने कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप लगभग 15 से 20 मिनट में पर डे 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर बाकी जो आपका बचा हुआ समय है उसे आप अपना करंट अफेयर या जीएस की तैयारी में या फिर सीसेट की तैयारी में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में ऑलरेडी आया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। यूपी पीसीएस 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा और चौथा ऑप्शन है राज्यसभा। अब पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति, तो जो एम लक्ष्मीकांत है उसमें एक चैप्टर है पार्लियामेंट यानी कि संसद। तो पार्लियामेंट का जो एक चैप्टर है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। इसमें दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में कोई ऐसी जानकारी विशेष नहीं दी गई है। फ़िलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की एक और ट्रिक देता हूँ कि मान लो कोई भी कानून जब लाया जाता है तो वो या लाया जाएगा राज्यसभा में और यह लाया जाता है लोकसभा में, और जब वो दोनों ही सदनों से पारित हो जाता है तो फाइनली उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो कानून लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया और दोनों से ही पारित होने के बाद कहाँ पहुँचाया गया? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो फाइनली कोई भी जो अधिनियम होता है वो बन जाता है। कोई विधेयक अधिनियम तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देंगे। तो राष्ट्रपति की भूमिका हो गई संसद में, प्लस लोकसभा की भूमिका हो गई, प्लस राज्यसभा की भी भूमिका संसद में हो गई। बचा कौन यहाँ से? उपराष्ट्रपति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाग नहीं है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद ही अटेम्प्ट करना है। तो ये हो जाएगा
उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ऑप्शन पहला कहता है प्रस्तावना, दूसरा कहता है मौलिक अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा है संविधान के सभी अनुच्छेद। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक एक्सट्रीम वर्ड है कि सभी अनुच्छेद। अब आप इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि क्या संविधान के सभी अनुच्छेदों को जो प्रस्तावना है जो संविधान है उसकी आत्मा कह सकते हैं? तो ये तो नहीं हो सकता, तो डी तो हम काट ही देते हैं। अब दूसरा है बात करते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो डीपीएसपी हैं वो उन्हें हम अगर उनका हनन होता है तो उन्हें हम ना तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी तो गलत हो जाएगा। अब है मौलिक अधिकार। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं, जब हमारा भाग 18 जिसमें इमरजेंसी के प्रावधान है, जब वो किसी भी क्षेत्र में लागू होता है तो उस टाइम भी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो लागू नहीं होते। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद जो कि मौलिक अधिकार के भाग 3 में आते हैं तो वो निलंबित स्वतः ही हो जाते हैं जब भाग 18 का, चाहे वो आर्टिकल 52 हो और चाहे वो आर्टिकल 356 हो और चाहे वो आपका आर्टिकल 360 हो, तो मौलिक अधिकारों को भी संविधान की आत्मा नहीं कहा गया है। अब ऑप्शन नंबर ए बचता है कि प्रस्तावना। तो ये प्रस्तावना राइट आंसर होगा, क्योंकि जब भी संविधान संशोधन किया जाता है तो उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि आप संविधान संशोधन तभी कर सकते हैं जब वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज ना करता हो। और जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, उसमें ही हमें बेसिक स्ट्रक्चर की जो झलक है वो देखने को मिलती है, और इसमें प्रस्ताव संशोधन करना आसान नहीं होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1994 में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 1916 में, बी ऑप्शन कह रहा है 1917 में, और ऑप्शन सी कह रहा है 1918 में, ऑप्शन डी कह रहा है 1921 में। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 1916 में पटना में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2008 में आया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि संसद के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन पहला कह रहा है कि संसद के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है।
ऑप्शन सी कह रहा है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों द्वारा। अब इस पे अगर हम बात करें तो जो संसद के सदस्य होते हैं, ऑप्शन ए कह रहा है, इसमें 545 के आसपास लोकसभा के सदस्य आते हैं, प्लस 245 के आसपास राज्यसभा के सदस्य आते हैं, प्लस जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो इसमें लगभग सारे ही आ गए। और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लगभग 245 होते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो नॉमिनेट किए जाते हैं उनकी संख्या सिर्फ 12 होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 लोग ही उसका चुनाव करेंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, दैट्स रॉन्ग। और राज्यसभा के सदस्य भी नहीं करते हैं, इसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। अब दोस्तों जो राज्य की द्विसदनात्मक विधायिका जो होती है उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है विधानमंडल और दूसरा आता है विधान परिषद। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल विधानमंडल है और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें केवल विधान परिषद है। लेकिन ये कह रहा है कि किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था विधायिका नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि उस राज्य में ना तो विधानमंडल है और ना ही विधान परिषद है, या फिर है भी तो कोई एक है उनमें से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था कह रहा हूँ बार बार मैं, जो विधायिका है वो नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1920 में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है 1926 में, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 1933 में, डी ऑप्शन कह रहा है 1936 में। तो आपको पता होगा कि 1919 में जो मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड जो सुधार आए थे, तो उसमें लगभग 10% महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1926 में महिलाओं को मताधिकार पहली बार भारत में प्रदान किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। दोस्तों पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि नवी अनुसूची में है क्या। तो जो नवी अनुसूची है उसमें हमारे भूमि से संबंधित मामलों को रखा गया है। सरकार को अगर किसी का अधिग्रहण करना हो तो वो नवी अनुसूची के अनुसार ही करती है। भूमि से संबंधित मामले हैं वो नवी अनुसूची में आते हैं। और इसमें जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी वो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, और जो कि 1951 में हुआ था। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम आया था जिसके अनुसार नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर ए पहला संविधान संशोधन अधिनियम, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। ऑप्शन पहला है उच्चतम न्यायालय पर, दूसरा है उच्च न्यायालय पर, तीसरा है उपर्युक्त दोनों पर, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। अब आप यहाँ से अनुमान ये लगा सकते हैं, जो हमारा भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, और मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं उनकी संख्या लगभग भाग 3 में 12 से लेके 35 तक है। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और पहले में वो यही कह रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का तो है ही है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। अभी आगे देखना है कि दूसरा सही है कि नहीं है। फिर ये हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आप नहीं जा पा रहे हैं और आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, जो कि आपका आपके राज्य में होता है। तो दूसरा भी सही हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि उपर्युक्त दोनों, तो पहला भी होगा प्लस दूसरा भी होगा। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन इसका आंसर सही हो जाएगा उपर्युक्त दोनों पर। मतलब अगर हमारा उल्लंघन हमें लग रहा है कि किया जा रहा है मौलिक अधिकारों का, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 26 के तहत हम उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ यार। अगर हमें लग रहा है कि उल्लंघन हम किया जा रहा है मौलिक अधिकारों का, तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, और इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर निकल के आएगा वो आंसर हमारा होना चाहिए मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन पहला है 9वीं, दूसरा है 10वीं, तीसरा है 11वीं, और चौथा है 12वीं। आपको पता होगा जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1992 और 3 में, इसके अनुसार अनुसूचियाँ 2 जोड़ी गई थी। तो पहली थी 11वीं अनुसूची और दूसरी थी 12वीं अनुसूची। तो ये पूछ रहा है कि 73वें, तो जो 73वीं जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी संविधान संशोधन 92 में संशोधन से 11वीं, और 12वीं जोड़ी गई थी 93 से। यहाँ पे 91 होगा और यहाँ पे होगा 92। तो जोड़ी गई थी, लेकिन इसमें है क्या, तो जो हमारी 9वीं अनुसूची है उसमें है ग्राम पंचायत, और जो 10वीं अनुसूची है क्या कह रहा हूँ, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा। तो जो हमारी 11वीं अनुसूची है उसमें है ग्राम पंचायत, और 12वीं अनुसूची है उसमें है नगर पालिकाएँ और नगर निगम। तो जो 11वीं अनुसूची है इसमें अनुच्छेद लगभग
243 से लेके और 243 ओ तक अनुच्छेद आते हैं। और जो ग्राम पंचायतों को जो विषय दिए गए हैं, लगभग ऐसे 29 विषय ऐसे हैं जिन पर ग्राम पंचायत कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान संशोधन 73वें के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। अब देखो, जो द्विसदनीय विधायिका होती है, द्विसदनीय जो विधायिका होती है राज्यों में, उसके 2 अंग होते हैं। तो उसका जो पहला अंग है वो पहला अंग कहलाता है कि विधान परिषद, विधान परिषद। दूसरा कहलाता है विधान मंडल, विधान मंडल। और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें दोनों ही हैं, उसमें विधान परिषद भी है, उसमें विधान मंडल भी है। महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन आपको पर डे लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। और मेरा ये दावा है कि अगर आप 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर डे करेंगे तो लगभग आपके पास जो 90 दिन हैं उसमें लगभग आपके 900 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि आपको डायरेक्टली फ़ायदा करेंगे आपके एग्ज़ाम में। और प्रीलिम्स बेसिकली आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है क्वेश्चन की तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सारे नए ही लगेंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया है तो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं कि हम अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द लेके आएँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में।